हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा क्लास चल रहा है वो है संस्कृत व्याकरण, जिसमें चैप्टर जो चल रहा है वो है प्रत्यय चैप्टर। और उसमें लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय का जो लास्ट लेक्चर था, यानी पिछला जो लेक्चर लिए थे, उसमें स्त्री प्रत्यय कहते किसको है, क्या है और स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार की होती है, इन सब बारे में बता देते। आप पहले ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देखिएगा कि स्त्री प्रत्यय कहते किसको है और क्या है। और ये जो स्त्री प्रत्यय है वो एग्जाम व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे 1 न 2 क्वेश्चन हर साल आता ही है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं स्त्री प्रत्यय है क्या। स्त्री प्रत्यय में जो पहले बता रही थी कि स्त्री प्रत्यय की संख्या संस्कृत में होती 8। कितनी होती 8। तो ये एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है संख्या से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो 8। उपसर्ग की संख्या कितनी थी 22 और प्रत्यय की संख्या कितनी है असीमित, यानी कि अनगिनत है। उसका बहुत सारा, असीमित कहने का मतलब कि अनगिनत, मतलब बहुत ज्यादा प्रत्यय का एक मतलब कि उसका क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है प्रत्यय पढ़ने में। तो आज समझते हैं कि स्त्री प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय है जो जिसके लगने के बाद पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, तो इसके बारे में समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम इसका क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय का एक एक करके नियम है, बहुत सारा नियम है, लेकिन हम उस नियम को नहीं लिखवा रहे क्योंकि एग्जाम का बहुत कम टाइम है। तो इसमें सिर्फ ये समझना है कि ये प्रत्यय इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा और ये जब ये प्रत्यय जुटेगा तो कौन सा नया शब्द बनेगा, तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए पहला जो है हमारा टाप प्रत्यय, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत ज्यादा इजी है। तो देखो टाप प्रत्यय क्या है। टाप प्रत्यय में जो होता है ना, जैसे कि टाप प्रत्यय, तो टाप प्रत्यय जो भी लगेगा वो आकार जैसे शब्द होगा उसमें लगेगा, या आजादी गणनीय एक शब्द होता है उसमें लगता है। आकार कहने का मतलब जो लास्ट में अ वाला शब्द आएगा तो उसमें लगता है। तो देखो एक जैसे भी एग्जाम्पल समझ, जैसे कि अज है, तो अज है तो यहाँ पे मतलब कि आकार शब्द है, जब इसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अजा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अजा। तो ये पुल्लिंग शब्द होता है, ये पुल्लिंग शब्द होता है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग अज है, इसका जब टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो अजा बन जाएगा। उसके बाद दिव्य हमारा पुल्लिंग है, ये जब जोड़ेंगे टाप तो दिव्या हो जाएगा। शिव का शिवा हो जाएगा, सेवक का सेविका हो जाएगा, श्वेत का श्वेता हो जाएगा, सरल का सरला हो जाएगा, नाटक का नाटिका, शिक्षक का शिक्षिका। अब देखो तुम लोग से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि जब अज में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अजा। या उसी तरह से मान लो कि शिव में जब टाप जोड़ेंगे तो क्या होगा, शिवा। लेकिन इसमें क्वेश्चन मतलब कि इस तरह से जोड़ेंगे तो ये तो बनेगा ही। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बताओ कि दिव्या में कौन सा प्रत्यय जुटा है, तो कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय। अब इस तरह से पूछ लेगा कि दिव्या में जो टाप प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्री प्रत्यय। तो ये भी कभी कभी उल्टा करके मतलब कि घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो कि इस तरह से क्वेश्चन लगा कि शिवा जो शब्द है इसमें टाप प्रत्यय लगा और जो हमारा टाप प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। या पूछ लेगा मान लो कि दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये तो हो ही गया, और दे देगा कि सेविका है, तो इसमें ऑप्शन में रहेगा मान लो कि इनमें से कौन से शब्द है जिसमें टाप प्रत्यय लगा है। एक सेवक दे देगा, एक सेविका दे देगा, एक सेविकाएं दे देगा, एक दे मान लो इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सेविका। क्या हो जाएगा, सेविका। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। श्वेता में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय। सरला में कौन सा प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय। और जो टाप प्रत्यय है हमारा वो कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो ये समझ में आया। इस मतलब कि सीधे ये आकार है, उसको आकार से क्या बना देना, उसको आकार बना दे। आकार यानी कि इसमें आकार है उसमें आकारांत आ गया, तो इसको सीधे याद करना, इसमें ज्यादा क्या बोलते समझने का नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लेना अच्छे से। श्वेत में क्या आ जाएगा, श्वेता। इस तरह से याद कर सकते। टाप है तो टा यानी कि आ रहा है तो लास्ट में हमारा टाप से क्या हो जाएगा, जो शब्द बनेगा आकार वाला शब्द बन जाएगा। इसको याद करने का बता रहे तरीका जो है, टा यानी कि टाप आ रहा है तो उसे याद कर लेंगे कि श्वेता, तो क्या होगा हमारा टाप होगा। इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नाटक का क्या हो जाएगा, नाटिका। शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका। तो ये हमारा था टाप प्रत्यय। इसमें मतलब कि इसका डिफिनीशन भी नियम है, जो 5-5, 6-6 लाइन, 2-2, 3-3 लाइन का है डिफिनीशन। तो उसको लिखने से अच्छा है कि इसको समझना है कि किस तरह से, क्योंकि एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि इसका बताओ कि डिफिनीशन क्या है और इस डिफिनीशन को कहते क्या है। सिर्फ उसमें प्रत्यय पूछा जाता है कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा और इस जो शब्द लिखा है उसमें कौन सा प्रत्यय है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समझ में आया। अब देखो अगला प्रत्यय, इंगित प्रत्यय। कौन सा है, इंगित प्रत्यय। इसमें अलग अलग है। पहले रिकारांत शब्द होता है, एक रिकारांत शब्द होता है। तो रिकारांत शब्द में जब इंगित जोड़ेंगे तो ये लास्ट में क्या आ जाए, मतलब कि 9 और 3, 9 और 3 आ रहा है। एक यहाँ पे कहीं पर र और 3 आएगा, लेकिन ज्यादातर 3 ही आएगा या 9 आएगा। 3 लास्ट में 3 कॉमन है। क्या है, लास्ट में 3 कॉमन है। तो जब गंत्री में रिकारांत शब्द किसको बोलते हैं, जिस शब्द के लास्ट में रिकार हो, क्या हो, रिकार हो। ये वाला हमारा शब्द हो गया, ये आकार हो गया, यहाँ पे आकार हो गया। और ये यहाँ पे क्या लगा है, 3। तो 3 में क्या है,
रिकारांत शब्द है। क्या है? रिकारांत शब्द है। तो जब गंतरी में इंगिप जोड़ेंगे तो गंतरी बनेगा, हंतरी में जोड़ेंगे तो ये हंतरी बनेगा, कर्तरी में जोड़ेंगे तो कर्तरी बनेगा, दात्री में जोड़ेंगे तो दात्री बनेगा। क्वेश्चन किस तरह से आएगा समझ लो पहले। गंतरी में जब इंगिप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गंतरी। एक तो ये आ जाएगा। एक आएगा कि मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल यही है, हंतरी में बताओ, हंतरी में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो कौन सा प्रत्यय लगा? इंगिप। पूछ लेंगे कि कर्तरी में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इंगिप। अगर पूछ लेंगे कि बताओ कर्तरी में जो इंगिप प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो इस तरह से घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। दात्री में पूछेंगे इंगिप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दात्री। और दात्री में कौन सा प्रत्यय लगा? इंगिप प्रत्यय लगा। और हम कहाँ पर थे? हाँ देखो फिर से समझा रहे। यहाँ पे क्या है? दात्री में पूछा जाएगा कि दात्री में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा, तो कौन सा प्रत्यय लगा? इंगिप प्रत्यय। अगर पूछ लेंगे कि दात्री में जो इंगिप प्रत्यय लगा है वो हमारा कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब देखो अगला ही इंगिप प्रत्यय का ही, इसमें नकारांत शब्द है। पहले रिकारांत शब्द में लगा, अब देखो नकारांत शब्द में लगेगा तो कैसे बनेगा शब्द, कैसे चेंज होगा पुल्लिंग से। जैसे राजन है, तो जब राजन में इंगिप जोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा राज्य। और ये जो शब्द बन रहा है लास्ट में, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्योंकि पुल्लिंग से क्या है हमारा स्त्री प्रत्यय क्या कहता है कि पुल्लिंग शब्द तो मूल तो वही रहता है, जब उसमें पुल्लिंग में जब प्रत्यय जोड़ देते स्त्री प्रत्यय तो उसमें क्या जाता है? तो स्त्रीत्व आ जाता है। ये हमारा पुल्लिंग शब्द है और ये हमारा जो बन के आ रहा है शब्द, यानी कि प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द आ रहा है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है। तो देखो समझते हैं यहाँ पे राजन का क्या हो जाएगा? ये जोड़ेंगे तो राज्य। ये क्या बन गया हमारा? राज्य। तो ये एक नया शब्द है। तो यहाँ पे राज्य, जैसे कि इसमें तपस्विनी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक राजन का क्या आ रहा है? राज्य। तो एक तरह से इसको याद करना है राज्य का। और क्या बोलते हैं? राजन को संस्कृत में राज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राज्य भी बोलते हैं। तो राजन का जब इंगिप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? राज्य। तपस्विनी। अब देखो नकारांत शब्द कैसे, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ये शब्द है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? नौ हलंत आ रहा है। क्या आ रहा है? नौ हलंत। तो जितने भी नौ आकार होगा उसमें इंगिप जोड़ेंगे तो लास्ट में यानी कि ईकार ही आएगा। क्या आएगा? ईकार ही। तो इंगिप से ईकार याद कर सकते हो, इस तरह से याद करो। जैसे टाप से क्या याद करें? टा आ, इंगिप ई, इंगिप इप, ई करके इस तरह से याद कर सकते हो। तो राजन में क्या इंगिप जोड़ेंगे तो राज्य आएगा। तपस्विनी में जोड़ेंगे तो तपस्विनी, कामिन में जोड़ेंगे तो कामिनी, गुणिन में जोड़ेंगे तो गुणिनी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ तपस्विनी में जब इंगिप जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा हमारा? तपस्विनी। राजन में जब इंगिप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा? राज्य बनेगा। क्या बनेगा? राज्य। अगर पूछ लेंगे कि राज्य में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इंगिप प्रत्यय लगा है। इंगिप प्रत्यय लगा। अब पूछ लेंगे कि तपस्विनी में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इंगिप प्रत्यय लगा। पूछेंगे कि तपस्विनी में जो इंगिप प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय हमारा? तो स्त्री प्रत्यय है। ये हमारा स्त्री प्रत्यय का कुछ नियम था। इसमें और नियम है जो कि क्वेश्चन आता है उससे, उसको बता दे। पहले आप लोग लिखना नोट कीजिए। लोग आगे समझते थे। इंगिप प्रत्यय में एक रिकारांत वाला बताए थे, एक नकारांत वाला बताए थे। उसी में एक और शब्द आता है, यानी कि ई उ री लिरी करके जो शब्द होता है उसको इत अनुबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? इत अनुबंध। तो उतना समझना नहीं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, सीधे एग्जाम्पल समझो और इसको समझोगे किस तरह से एग्जाम्पल आएगा तो किसमें कौन से शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है तो इसको सिर्फ समझते हैं। तो देखो यहाँ पे इंगिप है तो एक याद रखना, इंगिप तो लगे ना, लास्ट में देखना इत या इस आएगा, इत या इस आएगा तो उसमें इंगिप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ईकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ईकार। तो कुछ भवत में जब इंगिप जोड़ेंगे तो भक्ति बन जाएगा, विदुष में जोड़ेंगे तो विदुषी बन जाएगा, पुत्रवत में जोड़ेंगे तो पुत्रवती बन जाएगा, श्रेयस में जोड़ेंगे तो श्रेयसी बन जाएगा। उसी तरह से आता है प्रेयस, आता है प्रेयस आता है तो प्रेयस में जोड़ेंगे तो प्रेयसी हो जाएगा। इसी तरह से जो शब्द बनेगा लास्ट में याद करना इत और इस रहेगा तो उसमें इंगिप जोड़ेंगे तो यानी लास्ट में क्या बन जाएगा? तीकार बन जाएगा या तो सीकार बन जाएगा। सकार में यानी कि तालाबे मूर्धन्य सा या दंती सा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूर्धन्य सा या दंती सा आ जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हो। तो पूछ लेगा क्वेश्चन, बताओ कि भक्ति में कौन सा प्रत्यय जुटा है? इंगिप प्रत्यय जोड़ेगा, जुटा है। उसके बाद पूछ लेगा कि विदुष में बताओ इंगिप जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विदुषी। बताओ कि पुत्रवती में कौन सा प्रत्यय जुटा है? तो इंगिप प्रत्यय जुटा है। और इस तरह से पूछ लेगा, मान लो इसी एग्जाम्पल है पुत्रवती में जो इंगिप प्रत्यय जुटा है वो हमारा कौन सा प्रत्यय है? स्त्री प्रत्यय। तो इस तरह से समझ में आएगा, समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। तो इसको याद कर लेना, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है और जो एग्जाम्पल बचा है उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवा देंगे। जो एग्जाम में पूछा गया बस वही क्वेश्चन करवाएंगे। ज्यादा पढ़ने टाइम भी नहीं है कि ज्यादा याद करने में टाइम लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको समझ में आ गया। भगवत में इंगिप जोड़ेंगे तो भक्त, विदुष में जोड़ेंगे इंगिप तो विदुषी, पुत्रवत में जोड़ेंगे तो पुत्रवती, श्रेष्ठ में जोड़ेंगे तो श्रेष्ठ। ये समझ में आ गया। अब देखो अगला प्रत्यय इंगिस प्रत्यय, ये भी थोड़ा सा लंबा प्रत्यय है, इसका भी नियम। तो देखो इसमें होता है ना इंगिस प्रत्यय में एक गौराधिगण शब्द होता है, एक विशद शब्द होता है। तो गौराधिगण शब्द जैसे कि हो गया गौर, कुमार, सुंदर, किशोर, ये सब गौराधिगण शब्द हो गया, यानी कि गौराधिगणीय शब्द इसको बोलते हैं। और एक होता है विशद शब्द। विशद शब्द में जैसे नर्तक हो गया, व्याघ्र हो गया, पथिक हो गया, ये सब हमारा यानी कि विशद शब्द हो गया। और यहाँ से जो लिखे नाग, हंस, ब्राह्मण, राक्षस, सिंह, मृग, ये सब जो होता है हमारा आकारांत शब्द होता है और ये जातिवाचक शब्द होता है। जैसे कि नाग कहने से पूरा नाग जाति कहा जाता है, हंस से कहने से हंस जाति का, यहाँ से टिक कर देते हैं लोगों को।
यहाँ से जो शब्द है ये हमारा हो जाता है जातिवाचक शब्द। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द है ये हमारा विशेष शब्द हो जाता है। गौर और से लेकर ये माता वहां तक जो शब्द होता है वे तक गौर आदि गणीय शब्द। इसको इतना नहीं पढ़े कि कौन सा शब्द कौन है नहीं है, बस इतना याद कर लो कि जब नर्तक में इंग्लिश जोड़ेंगे तो नर्तकी बनेगा। लास्ट में देखो इंग्लिश में जितना भी इकार यानी कि हर्षी इकार सॉरी दीर्घ इकार आ रहा है, उसी तरह से इंगित में भी था तो क्या आ रहा है दीर्घ इकार आ रहा है। क्या आ रहा है दीर्घ इकार। इसमें याद करना है नर्तक में इंग्लिश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नर्तकी, व्याघ्र में इंग्लिश जोड़ेंगे तो व्याघ्री, पथिक में जोड़ेंगे तो पथिकी, गौर में गौरी, कुमार का कुमारी, सुंदर का सुंदरी, किशोर का किशोरी, पितामह का पितामही, मातामह का मातामही, नाग का नागी, हंस का हंसी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, राक्षस का राक्षसी, सिंह का सिंही, मृग का मृगी, महिष का महिषी। इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक तो दे देगा कि बताओ सिंह का इंगित सिंह का जब इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सिंह। दूसरा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पहले नहीं बताया लेकिन यहाँ पे बताया। मान लो कि माता माँ है तो इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा माता मही। उसी तरह से मान लो पथिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा पथिकी। उसी जैसे बता रहे अज का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा अजा, क्या बन जाएगा अजा, उसमें बताए थे तो उसमें वैसे याद करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि श्रेयस का स्त्रीलिंग शब्द क्या बन जाएगा श्रेयसी। इस तरह से ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसमें पूछ सकता है कि पथिक में बताओ और इंग्लिश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पथिकी सॉरी पथिकी, क्या बनेगा पथिकी। मान लो कि गौरी है, बताओ गौरी में कौन सा प्रत्यय जुटा है इंग्लिश प्रत्यय जुटा है। और इसमें पूछ लेंगे कि गौरी में जो इंग्लिश प्रत्यय जुटा है वो हमारा कौन सा प्रत्यय स्त्री प्रत्यय। कितना समझ में आया कि इंगित जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बनेगा, इंग्लिश जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो इतना नोट करो, आगे वाला जो प्रत्यय उसके बारे में बताते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं स्त्री प्रत्यय का ही पार्ट। इसमें अगला प्रत्यय पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या इंग्लिश प्रत्यय, इससे पहले भी क्या था इंग्लिश प्रत्यय था। तो इसमें देखो उसमें क्या था गौरादिगणीय शब्द, विशेष शब्द और हमारा जातिगण जो शब्द था उसमें इंग्लिश प्रत्यय प्रयोग होता था। उसी तरह से एक होता है उकारांत शब्द यानी कि हर्षुकार जो शब्द होगा उसमें भी इंग्लिश प्रत्यय जोड़ेंगे तो इकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा इकार। तो इसको याद करना इंग्लिश में क्या होता है जितना भी इंग्लिश या इंगिन या इंगित होगा तो लास्ट में दीर्घी इकार आएगा। क्या आएगा दीर्घी इकार आएगा। तो देखो मृदु में जब इंग्लिश जोड़ेंगे तो मृदु भी बनेगा, साधु में जोड़ेंगे तो साधु बनेगा, बहु में जोड़ेंगे तो बहु भी बनेगा, पटु में जोड़ेंगे तो पट भी बनेगा। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि साधु में बताओ जब इंग्लिश जोड़ेंगे तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा साध्वी बनेगा। क्या बनेगा साध्वी। या इस तरह से पूछा जाएगा कि बताओ साधु में जब इंग्लिश जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द साध्वी बन रहा है वो कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो क्या कौन सा लिंग होगा स्त्रीलिंग। उसी तरह से मान लो कि पटवी में कौन सा प्रत्यय है तो इंग्लिश प्रत्यय जुटा है। पूछ लेंगे कि बताओ मृदवी में कौन सा प्रत्यय जुटा है तो इंग्लिश प्रत्यय जुटा है। बहु में जब इंग्लिश जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बहुवी बनेगा। क्या बनेगा बहुवी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बताओ कि बहुवी में जो इंग्लिश प्रत्यय जुटा है वो हमारा कौन सा प्रत्यय, तो कौन सा प्रत्यय हमारा होगा स्त्री प्रत्यय होगा। ये समझ में आए ये इंग्लिश प्रत्यय है। इसमें मतलब कि जो शब्द होता है गौरादिगणीय शब्द, विशेष शब्द, अजादिगणीय शब्द या हर्षुकारांत शब्द उतना याद नहीं करना, बस इतना याद करो कि हर्षुकार या इस तरह से इसको याद कर ही लेना अच्छे से। समझ लो और उसको अच्छे से याद कर लेना। एग्जाम में मतलब कि सीधे आगे क्वेश्चन तो टिक कर लेना सही सही। तो देखो साध्वी में कौन सा प्रत्यय है इंग्लिश प्रत्यय। साधु में इंग्लिश जोड़ेंगे तो साध्वी बनेगा, बहु में जोड़ेंगे तो इंग्लिश तो बहुवी बनेगा। इस तरह से ये हो गया, इसको याद कर लेना। आगे देखो एक आता है हमारा वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं के बोधक शब्दों में इंग्लिश प्रत्यय लगता है। जो हमारा वृद्धावस्था होता है उसको छोड़कर, वृद्धावस्था में जैसे बूढ़ा हो गया तो इस तरह का जो शब्द होगा उसको मतलब कि छोड़कर, जो वृद्धावस्था होगा उस सबको छोड़कर उससे पहले जो किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था होगा तो उसमें जो प्रत्यय का जो उपयोग होगा वो कौन सा प्रत्यय होगा हमारा इंग्लिश प्रत्यय होगा। कौन सा प्रयोग होगा इंग्लिश प्रत्यय होगा। कौन सा देख लो याद कर लेना कौन सा प्रत्यय होगा इंग्लिश प्रत्यय होगा। जैसे कि होगा कुमारी, कलमी, वधूटी, किशोरी। तो अगर पूछा जाएगा कि बताओ कि कुमारी में कौन सा प्रत्यय लगा है तो इंग्लिश प्रत्यय लगा है। पूछ लेगा कि कलमी में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है तो इंग्लिश प्रत्यय लगा, किशोरी में इंग्लिश, वधूटी में इंग्लिश। तो इस तरह से आएगा कि इंग्लिश प्रत्यय। या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है बताओ कि वृद्धावस्था को छोड़कर जो अन्य अवस्था होती है उसमें कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है इंग्लिश प्रत्यय का। कौन सा इंग्लिश स है क्या है मूर्धन्य स वाला जो होगा इंग्लिश उसका। तो कुमारी, कलमी, वधूटी, किशोरी में कौन सा प्रत्यय का उपयोग होता है इंग्लिश प्रत्यय का। तो इतना याद करना। एक ये नियम है इसको लिख दिया है क्योंकि इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल से आया है। इसमें जोड़ना है कि कौन सा शब्द में जोड़ेंगे वो नहीं होगा, सीधे वृद्धावस्था को छोड़कर जितना उससे पहले वाला अवस्था होगा। हाँ एक और चीज है एक्सेप्शन में यानी कि बाद में है बालक में, जब बालक में इंग्लिश नहीं जुटेगा क्योंकि बालक शब्द होता है जो वृद्धावस्था से पहले वाला है। तो बालक में जो होता है उसमें टाप प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है टाप प्रत्यय। इसको ध्यान से सुन लो, अच्छे से याद कर लेना। बालक जो हमारा होता है किशोरावस्था से वृद्धावस्था से पहले वाला जो अवस्था होता है बालक वाला, तो उसमें जो प्रयोग होता है इंग्लिश न होकर टाप प्रत्यय होता है तो बालक का बालिका बन जाता है। उसी तरह से एक होता है वत्स। वत्स मतलब कि बेटा, जो मतलब कि जो बेटे की उम्र का होता है उसमें वत्स होता है। वत्स मतलब बेटा, तो जब उसमें भी प्रत्यय लगता है तो इंग्लिश न लग के टाप लग
लगता है तो उसका बन जाता है, जो प्रत्यय बनता है उसका बनता है वत्सा। क्या बनता है? वत्सा। तो इसको ध्यान से सुन लेना, याद कर लेना। और ऐसे क्वेश्चन नहीं है, अगर आ गया तो बालक वाला याद करना। बालक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? टाप लगेगा, जिसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? बालिका बनेगा। बाद बाकी जितना भी वृद्धावस्था से पहले वाला जो अवस्था होगा उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? इंगिस प्रत्यय लगेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दी इसका, उसको अच्छे से समझ लो और याद कर लेना। अब देखो अगला शब्द, ये जो क्वेश्चन अभी बता रही है ये पिछले साल को पूछा गया क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा प्रत्यय। तो निरी और नर। निरी मतलब मनुष्य होता है, नर मतलब भी मतलब कि मनुष्य, नर मतलब जो पुरुष होता है उसको ही बोलते हैं नर। तो निरी मतलब संस्कृत में मनुष्य का संस्कृत निरी होता है। तो निरी और जो नर शब्द होगा उसके स्त्रीलिंग में इंगिन प्रत्यय लगेगा। कौन लगेगा? इंगिन प्रत्यय। इससे पहले इंगित पढ़ रहे थे, इंगिस पढ़ रहे, ये है इंगिन। क्या है? इंगिन, न है लास्ट में, तो इंगिन प्रत्यय लगेगा। था। इतना याद करना कि क्वेश्चन आ सकता है कि निरी और नर शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगता है हमारा? तो इंगिन प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? इंगिन प्रत्यय लगता है। तो जब निरी में इंगिन जोड़ेंगे तो नारी बनेगा। तो इसी तरह से आया हुआ था क्वेश्चन कि बताओ नारी में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इंगिन प्रत्यय लगा है। कौन सा लगा है? इंगिन प्रत्यय। तो ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। तो नारी में जो प्रत्यय लगता है वो कौन सा प्रत्यय लगता है? तो इंगिन प्रत्यय लगता है। तीसरा से याद कर रहे हैं कि नरी में कौन सा प्रत्यय लगा है? सर नरी में इंगिन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नारी। या नारी में पूछ लेगा कि कौन सा प्रत्यय है? इंगिन। और जो हमारा इंगिन प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये नरी में इंगित जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? नारी बनेगा। क्या बनेगा? नारी। तो ये समझ में आ गया। अब आगे देखो, युवन शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द में क्या लगता है? ती प्रत्यय होता है। युवन शब्दों में, युवन जो होता है हमारा युवन पुल्लिंग शब्द है, इसमें जब स्त्रीलिंग जो प्रत्यय जुटेगा वो कौन सा प्रत्यय जुटेगा? त्री प्रत्यय जुटेगा। तो युवन में जब ती जुटेंगे तो क्या बनेगा? युक्ति, युक्ति, यूनि। एक और बनता है इसमें, एक और इसमें बनता है यूनि। क्या बनता है इसमें? यूनि बनता है। तो 3 शब्द बनता है इसमें। युवन में कौन सा प्रत्यय लगता है? ती प्रत्यय लगता है। इस तरह से पूछा जाएगा कि युक्ति में इसमें पूछा जाएगा कि बताओ युक्ति में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ती प्रत्यय लगा। ये इसी तरह से पूछ लेगा कि युक्ति में ये हर्षिकार है, ये दीर्घिकार है। तो इस दीर्घिकार में बताओ कि कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ती प्रत्यय लगा। ती प्रत्यय या एक ये भी आ सकता है कि यूनि में बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ती प्रत्यय। और जो ती प्रत्यय हमारा वो कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय है। ये समझ में आ गया। अगला देखो उंग प्रत्यय। क्या है? उंग प्रत्यय। तो उंग सखा का सीधे सखा का क्या बनता है? सखी। वर का क्या बनता है? वधु। छात्र का क्या बनता है? छात्र। तो इसमें पूछा जाएगा कि बताओ सखी में कौन सा प्रत्यय? उंग प्रत्यय। वधु में कौन सा प्रत्यय? उंग प्रत्यय। छात्र में क्या कौन सा प्रत्यय? छात्रा में कौन सा प्रत्यय? उंग प्रत्यय। तो इस तरह से इसको याद करना है सीधे कि छात्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? छात्रा, वर का वधु, सखा का सखी। ये हमारा कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। और ये जो शब्द बना है सखी, वधु, छात्रा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? उंग प्रत्यय। और जो उंग प्रत्यय हमारा वो कौन सा प्रत्यय है? स्त्रीलिंग प्रत्यय। इतना समझ में आया। और ये सबसे ज्यादा इजी है, बस इसको समझना है। इसका नियम नहीं लिखवा है और इसका नियम जो नियम का बहुत बड़ा है तो इसको याद नहीं करना है। इसमें सिर्फ प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन सा नया शब्द बना है इसको समझना और कौन सा प्रत्यय लगा वो समझना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो बचा हुआ पाठ है उसमें क्या है? तो देखो यहाँ पे ये जितना शब्द लिखे, इंद्र से लेके उपाध्याय, ये जो शब्द है इंद्र, वरुण, भव, हिम, सर्व, रुद्र, मृड, आचार्य, अन्य, यव, यवन, मातुल, उपाध्याय, ये जो शब्द है इसमें इंगित प्रत्यय लगता है। लेकिन इंगित प्रत्यय जोड़ने से पहले उससे पहले एक आन यानी आन है, इसको आनुक शब्द बोलते हैं। आनुक होता है, एक आनुक शब्द होता है जिसका आन लगता है। तो इंगित प्रत्यय जोड़ने से पहले आन आ जाएगा, इससे पूर्व क्या आ जाएगा? आन आ जाएगा। और जब इंद्र में आन और इंगित जोड़ेंगे तो जो स्त्रीलिंग शब्द बनेगा वो बनेगा हमारा इंद्राणी। उसी तरह से वरुण में पहले इंगित जोड़ने से पहले हमारा आन आएगा तो बनेगा नया शब्द वारुणी या वरुणानी बनेगा। क्या बनेगा? वारुणी या वरुणानी बनेगा। उसी तरह से भव का भवानी बनेगा, हिम का हिमानी बनेगा, सर्व का सर्वानी बनेगा, रुद्र का रुद्रानी बनेगा, मृड का मृडानी, उसके बाद आचार्य का आचार्यानी, अरण्य का अरण्य यानी, यव का यवानी, यवन का यवनानी, मातुल का मतुलानी, उपाध्याय का उपाध्यायानी। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से है, जो पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन उसमें सीधे आया है कि हिम क्या बताओ तो स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? हिमानी। सर्व का सर्वानी, भव का भवानी। इस तरह से या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि हिम में अगर आन दिया तो ठीक है, नहीं तो इंगित प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमारा हिमानी बनेगा। तो ये भी लिख सकते हो। अगर हिम जोड़ आन जोड़ इंगित जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हिमानी। अगर मान लो कि अगर क्वेश्चन में आन नहीं दिया, सीधे दे दिया आप लोग को, मान लो कि भाव जोड़ इंगित, तो क्या बनाओगे आप लोग? भवानी बनाना है। क्या बनाना है? भवानी। अगर पूछ लेंगे कि बताओ भवानी में कौन सा प्रत्यय जुटा है, तो इंगित प्रत्यय जुटा है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि हिमानी में इंगित प्रत्यय जोड़ने से कौन सा एक नया शब्द जुड़ता है, तो कौन सा शब्द जुड़ता है? आन, या इसका एक आनुक भी लिखा जाता है, लिख देते हैं यहाँ पे आनुक। इस तरह से तो आनु का क्या लगता है? आन लगता है। आनु का क्या लगता है? आन लगता है। तो ये मतलब कि इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर पूछ ले कि बताओ सर्व जोड़ आन जोड़ इंगित जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? सर्वानी। रुद्रानी हमारा कौन सा शब्द है? स्त्री शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। बताओ रुद्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? रुद्रानी। इस तरह से
पूछा जा सकता है। आचार्य का बताओ स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? आचार्यानी। तो इस तरह से ये पूछा जाएगा। तो ये जो शब्द है इंद्र से लेकर उपाध्याय तक, बस इसी में इंगित जोड़ने से पहले आन आता है। क्या आता है? आन आता है। और उसका स्त्रीलिंग शब्द इस तरह से बनेगा। और लास्ट में देखो, इसका याद कर, लास्ट में क्या आ रहा है? सब में नी आ रहा है, यानी कि बड़ी ना या छोटी ना, ये करके आ रहा है। तो इसको सीधे याद करना है। और याद कैसे करना है कि आचार्य में इंगित जोड़ने से पहले आन आएगा तो उसका बनेगा आचार्यानी। इस तरह से बनेगा। इसका स्त्रीलिंग शब्द पूछ लेंगे कि ये आपका बताओ स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यवानी। तो ये था स्त्री प्रत्यय का लास्ट टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आया गया, मतलब कि आया है क्वेश्चन पिछले सालों में जो पूछा गया वो। तो हमारा स्त्री प्रत्यय यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जो अगला क्लास होगा वो हम लेते हैं। जो अगला क्लास जो होगा हमारा धातु प्रकरण का होगा, जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब पूछा जाता है और उसका मतलब कि प्रयोग अनुवाद में भी होगा। तो आप लोग इतना नोट कीजिए और अगले क्लास जो होता है धातु प्रकरण उसका लेक्चर देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।